I got time, it's clear to see. हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो गया था, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। नया चैप्टर है, नया कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर 8 का नाम है धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे धारावाही लूप पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण। इसके बाद में हम आघूर्ण से संबंधित पढ़ेंगे चल कुंडली धारा मापी। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि धारा मापी को किस प्रकार आमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली आज की हेडिंग भी यही रहेगी, धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण। अब धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण निकालने के लिए हम कुछ चीज़ों को पुराने से देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम F बराबर IVL से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है V, जिसमें एक धारावाही लूप, आयताकार धारावाही लूप PQRS, एक आयताकार धारावाही लूप PQRS रखा हुआ है, जिसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो यहाँ पर हमने एक आयताकार लूप मान लिया PQRS। अब इसके बारे में हम लिख देते हैं, माना भुजा PQ इक्वल स्मॉल l मीटर और भुजा RS बराबर B मीटर। यह आपका एक आयताकार लूप है। अब इसमें हम विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। I प्रवाहित धारा है, ठीक है, लूप में प्रवाहित धारा। जैसे ही हम लूप में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा PQRS इस मार्ग में प्रवाहित होगी। तो इस स्थिति में लूप की प्रत्येक भुजा पर बल कार्य करने लगेगा, जिसे हम लिखेंगे F बराबर IVL से। लंबाई जो होगी उस हिसाब से रख देंगे। अच्छा, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो बल की दिशा है फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति में भुजा PQ पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा होगी हमसे दूर की ओर, तो ये F1 मान लेते हैं। इसी प्रकार भुजा QR पर भी बल लगेगा जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी, मतलब F2। और इसी प्रकार आपका बल भुजा RS पर लगेगा जिसकी दिशा होगी हमारी ओर, और इधर भी इस PS भुजा पर भी बल लगेगा जिसको हम F4 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो F1 और F3 बल होंगे ये परिमाण में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है लूप की, तो लंबाई इक्वल है, धारा तो वही है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी समान है। तो F1 और F3 परिमाण में बराबर होंगे। दिशा की बात हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो F2 होगा और F4 होगा ये भी परिमाण में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब बात करेंगे F2 और F4 की। बल F2 इक्वल
F3 इक्वल आपका IBB होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई है V। तो जो F2 और F4 होगा आपका, ये परिमाण में बराबर है। F2 व F4 परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। क्लियर है? दिशा में विपरीत है। और इनकी क्रिया रेखा भी एक ही होगी, साथ ही क्रिया रेखा भी समान है, क्रिया रेखा भी समान है। अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब हम बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब हमारे पास बल बचा है F1 और F3, परंतु F1 व F3 परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर, व दिशा में विपरीत। लेकिन इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है, इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। इसलिए अब इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न किस प्रकार होंगी? जरा भाई सोचो, ये आपका एक आयताकार लूप है, इस तरीके से आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर बह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है, एक मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। हमने लूप को ऐसे रख दिया, ये लूप है। अब लूप की जो PQ और RS भुजाएं हैं, ये हमारी इस प्रकार है। तो जो PQ भुजा है, इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, जो आपकी RS भुजा है, इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, इस पर बल इधर, इस पर बल इधर। इसको देख लीजिए आप एक बार, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका आयताकार लूप है, जिस पर जो F2 बल था इस हिस्से में लग रहा था, इस भुजा पे लग रहा था, और F4 बल इस भुजा पर लग रहा था, जो परिमाण में बराबर थे और दिशा में विपरीत थे। इनकी क्रिया रेखा भी एक ही थी, सेम थी, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब हमारे पास जो बल बच रहा है F1 और F3, F1 और F3 इन भुजाओं पर बल लग रहे हैं। F1 की जो दिशा है वो इधर है, हमसे दूर की ओर, और F3 की जो दिशा है हमारी ओर है। इस प्रकार ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। इसलिए ये दोनों बल मिलकर एक वलयुग्म का निर्माण करेंगे। इसलिए ये दोनों बल मिलकर एक वलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो लूप को चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्त दिशा में घुमाए रखता है, जो लूप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, घुमाता है, दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में हमने ये तो जान लिया कि भाई F1 और F3 दो बल मिलकर एक वलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं।
अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा। तब वलयुग्म का आघूर्ण, वलयुग्म का आघूर्ण, वलयुग्म का आघूर्ण, तो वलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल होता है एक बल, तो बल F1 हो गया, इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी है क्या, इसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहा। अब इसमें लंबवत दूरी निकालनी है इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की। तो जरा देखना, हमारी भुजा QR, तो ये रही हमारी भुजा QR। Q पर जो Q सिरे की ओर बल लग रहा है, ये आपका लग रहा है ऊपर की ओर, मतलब F1। इधर जो बल लग रहा है नीचे की ओर F3, और यहाँ पर जो हमें इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है, इसको बिंदु O मान लेते हैं। तो हमें दूरी निकालनी है, ये O, ये आपका Q रहा, ये P रहा, OP हमें दूरी निकालनी है, OR दूरी हमें निकालनी है। और ये हमने पहले ही बताया है कि भुजा RS, सॉरी यहाँ पर QR इक्वल आपका है V। यहाँ पर जो इसकी अक्ष है लूप की, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है। क्लियर? चलिए, अब हमें यहाँ पर निकालना है कि OR का मान कितना होगा। त्रिभुज, आपका एक त्रिभुज बन गया, Q, O और R में साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया, लंब तो वही जो हमें ज्ञात करना है, OR। कर्ण का मतलब B भुजा की लंबाई है, QR की लंबाई B है। तो यहाँ से आपका OR इक्वल हो जाएगा V साइन थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तब टाउ इक्वल आपका हो जाएगा F का मतलब IVL, F का मतलब IB चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई थी, इनटू लंबवत दूरी का मतलब हो गया है B साइन थीटा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा ये लूप था आयताकार लूप है, जिसकी लंबाई है L और चौड़ाई है B। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल यानी कि लूप का क्षेत्रफल हो जाएगा AIV। तो B इंटू L के स्थान पे रख सकते हैं A और साइन थीटा। अगर लूप में फेरों की संख्या n हो, लूप n फेरों से मिलकर बना हो, यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब टाउ इक्वल आपका हो जाएगा NIVA साइन थीटा। अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो, तब यदि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो, तब थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होगा तो प्रत्येक स्थिति में थीटा का मान 90 अंश ही होगा। तब आपका टाउ बराबर NIVA।
क्लियर हुआ। इससे हमें स्पष्ट है कि जब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप को रखते हैं तो धारावाही लूप पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण होता है टाउ इक्वल NVA। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है लूप की अक्ष, तब आपका हो जाता है NVA साइन थीटा। स्पष्ट हुआ कि जब किसी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक वॉल्यूम कार्य करने लगता है, जिसके कारण लूप क्षेत्र में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो हमने ये जान लिया कि भाई धारावाही लूप अगर रखा है चुंबकीय क्षेत्र में और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो लूप पर एक वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करने लगता है। अब हम इस वॉल्यूम के आघूर्ण के आधार पर ही जान लेते हैं चल कुंडली धारामापी के बारे में। तो चल कुंडली धारामापी क्या होता है? तो चल कुंडली धारामापी हमारी हेडिंग रहेगी। तो चल कुंडली धारामापी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में धारा के मान को ज्ञात करते हैं। लेकिन चल कुंडली धारामापी आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक है आपकी पहली निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरी होती है कीलकित कुंडली धारामापी। अब हम बात करेंगे निलंबित कुंडली धारामापी की। निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है? तो निलंबित कुंडली धारामापी द्वारा किसी भी परिपथ में धारा के मान को ज्ञात करते हैं। ये सरल उपकरण है। अब हम बात करते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पर आपकी हेडिंग रहेगी निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी। तो निलंबित कुंडली धारामापी इसका हमें सिद्धांत, तो निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत होता है जब किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक वॉल्यूम का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली क्षेत्र की दिशा में दक्षिणावर्त घूमने लगती है या क्षेत्र में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। ये तो हो गया सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत पर हमारी निलंबित कुंडली धारामापी कार्य करती है। अब निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना की बात हम कर लेते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना किस प्रकार होती है। तो निलंबित कुंडली धारामापी, इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड होती है। संरचना की बात कर रहे हैं हम। इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड होती है जिसे एल्युमिनियम के फ्रेम के भीतर रखकर फ्रेम के ऊपर तांबे के तार के कई फेरों को लपेटकर बनाई गई एक कुंडली होती है। यह आपकी क्रोड होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है। इसके ऊपर आपका एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। एल्युमिनियम का फ्रेम होता है जिसके ऊपर तांबे के तार के कई फेरों की कुंडली होती है। तांबे के तार की कुंडली, तांबे के
पतले तार के कई फेरों को लपेटकर बनाई गई एक कुंडली होती है, जिसके ऊपरी सिरे को एक फास्पर ब्रांज की पत्ती से, जिसके ऊपरी सिरे को फास्पर ब्रांज की पत्ती से जोड़ देते हैं, जिस पर एक समतल दर्पण यम लगा होता है। ये आपका समतल दर्पण यम लगा होता है। और इसका ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। मरोड़ टोपी, ये आपकी मरोड़ टोपी होती है, ठीक। और यहाँ पर टर्मिनल होता है, इसको हम T1 मान लेते हैं। इस कुंडली को अवतलाकार ध्रुव खंडों, शक्तिशाली ध्रुव खंडों, अवतलाकार ध्रुव खंड होते हैं चुंबक के, जिनके मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए लटकाया जाता है। कुंडली का निचला सिरा फास्पर ब्रांज के एक पतले ढीले स्प्रिंग, कुंडली का निचला सिरा फास्पर ब्रांज के एक पतले ढीले लचीले स्प्रिंग से जुड़ा होता है। यहाँ पर ये आपका टर्मिनल T2 है, यह आपका स्प्रिंग है। ये आपकी क्रोड है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई संरचना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके कार्यविधि की। तो कार्यविधि में हमें जिस धारा का माप करना होता है, उस धारा को टर्मिनल T1 से प्रवाहित करते हैं। जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में एक विक्षेपक वलयुग्म कार्य करने लगता है, यानी कि विक्षेपक वल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। चूंकि कुंडली फास्पर ब्रांज की पत्ती से जुड़ी होती है, इसलिए कुंडली के साथ पत्ती भी घूमने लगती है, जिसके कारण पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। अतः पत्ती में एक प्रत्यानयन ऐंठन वलयुग्म स्थापित हो जाता है, जो पत्ती के घूमने का विरोध करता है। संतुलन की स्थिति में पत्ती में उत्पन्न प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण विक्षेपक वलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। अब यहां पर हम मान लेते हैं, जब कुंडली में, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N, धारा स्मॉल I, चुंबकीय क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र B, और कुंडली का क्षेत्रफल A हो, तब कुंडली पर आरोपित विक्षेपक वलयुग्म का आघूर्ण, तब कुंडली पर लगने वाले विक्षेपक वलयुग्म का आघूर्ण, तो विक्षेपक वलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल NIVA। क्लियर? इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। ये विक्षेपक वलयुग्म का आघूर्ण फास्पर ब्रांज की पत्ती में उत्पन्न प्रत्यानयन वलयुग्म
के आघूर्ण के बराबर होता है। अब ये प्रत्यानयन बलयुग्म जो उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, ये क्या करता है, ये पत्ती को घूमने का विरोध करता है, मतलब ये पत्ती को घूमने नहीं देता है। संतुलन की स्थिति में पत्ती घूमना बंद कर देती है, कब, जब आपका प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण विक्षेपक वलयुग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है। अगर हम मान लें, माना पत्ती में ऐंठन गुणांक C हो तथा ऐंठन कोण फाई हो, तब प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण, पत्ती में उत्पन्न प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण, यहां मैं लिख देता हूं प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण, वलयुग्म का आघूर्ण। तो प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल C फाई। अच्छा, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में प्रत्यानयन वलयुग्म का आघूर्ण विक्षेपक वलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहां से आपका हो जाएगा C फाई इक्वल N I V A। क्लियर हुआ। यहां से अगर हम देखेंगे तो I इक्वल कुंडली में प्रवाहित धारा, I इक्वल आपका हो जाएगा C फाई अपान N A V या N V A, N V A। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ आपका N V A हो गया, या I इक्वल हम सीधा सीधा लिख सकते हैं K फाई, जहाँ K एक नियतांक है जिसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। K इक्वल नियतांक, जिसे कहते हैं धारा परिवर्तन गुणांक, जिसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्लियर हुआ। तब आपका K बराबर होता है C अपान N V A। K इक्वल क्या होता है, C अपान N V A। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी कार्यविधि क्लियर हो गई है। कार्यविधि में हमें सिर्फ यही निकालना होता है कि संरचना हमने लिख दी, संरचना के बाद में हमने विक्षेपक वलयुग्म के आघूर्ण को प्रत्यानयन वलयुग्म के आघूर्ण के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमारा कुंडली में प्रवाहित धारा हमने निकाल ली, क्योंकि हमें ये तो धारा मापी है, धारा को ही देखना होता है। तो जो आपकी मापने वाली धारा होती है उसको टर्मिनल T1 से प्रवेश करते हैं, और T2 जो निर्गत धारा है वो आपकी टर्मिनल T2 से प्राप्त होती है, टर्मिनल T2 पर प्राप्त होती है, और कुंडली के विक्षेप को दर्पण पर पढ़ा जाता है लैंप की सहायता से। अब यहाँ पर इसके बाद में आता है धारा सुग्राहिता, धारा मापी की धारा सुग्राहिता और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो यहाँ पर हम धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता को भी देख लेते हैं कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। तो थोड़ा सा मैंने साफ कर दिया है।
धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा सुग्राहिता की, धारा मापी की धारा सुग्राहिता की, धारा सुग्राहिता की। धारा सुग्राहिता प्रति एकांक, जिन लोगों को हेडिंग डालनी है वो डाल सकते हैं। धारा सुग्राहिता प्रति एकांक धारा के लिए कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, प्रति एकांक धारा के लिए कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता से लिखते हैं या धारा सुग्राहिता से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि धारा सुग्राहिता को यस सफिक्स में आई से प्रदर्शित करते हैं, या कई जगह पे यह आई और सफिक्स में यस। धारा सुग्राहिता आई एस इक्वल आपका होता है फाई अपान आई। एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता से मापते हैं या धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो यहाँ से आई की वैल्यू हम रख दें तो धारा सुग्राहिता किन बातों पर निर्भर करती है इसको भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। तो आई एस बराबर फाई तो आपका रहा, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू हमने निकाली थी सी फाई अपान एन वी ए। तो यहाँ से फाई आपका कैंसिल हो जाता है, तो धारा सुग्राहिता आई एस इक्वल आपका आ जाता है एन वी ए अपॉन सी। इसका मतलब है कि किसी भी धारा मापी की धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए सी के मान को न्यूनतम तथा एन वी ए के मान को अधिकतम रखना होगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वोल्टेज सुग्राहिता की। इसके बाद में आता है आपका वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता, तो वोल्टेज सुग्राहिता को वी एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता तो प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। तो वो भी आपका फाई अपान वी होता है। कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो तथा कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो बी एस यानी कि वी बराबर क्या हो जाएगा आई आर। तब वोल्टेज सुग्राहिता बी एस इक्वल आपका क्या हो जाएगा फाई अपान आई आर। यहाँ से आई की फिर वैल्यू रख देते हैं तो बी एस बराबर फाई अपान सी फाई और सी फाई अपान एन वी ए और आर। फाई से फाई चला गया तो ये आपका बी एस इक्वल हो जाता है एन वी ए अपान सी आर। यहाँ से हम देखते हैं कि वोल्टेज सुग्राहिता, अगर किसी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता को बढ़ाना है तो वोल्टेज सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए सी और आर मतलब जो ऐंठन गुणांक है और आर कुंडली का प्रतिरोध, तो सी और आर के मान को न्यूनतम रखना होगा और एन वी ए के मान को अधिकतम रखना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता और धारा मापी की धारा सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स। धन्यवाद।